पिछले पार्ट में हमने देखा था कि होश में आने के बाद युहाओ को ये चीज पता चली थी कि वो फायर पॉइजन अभी भी उसके बॉडी में है, लेकिन बाद में मिस्टर जुआंग के ऑपरेशन करने से उसकी बॉडी से वो फायर पॉइजन बाहर आ जाता है। हालांकि अभी भी उसकी बॉडी में आइस ऑरा कम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर और एक हाथ भी जमने लग गए थे। इसका मतलब जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो अपने हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसका साफ मतलब यही है कि वो अलाइड कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन युहाओ अपने तांग सेक्ट और अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपने इस एक हाथ और बाकी बची हुई पावर से ही फाइट करेगा। इसके बाद अब सभी को युहाओ की बात माननी पड़ती है। वैसे जब ये लोग वहाँ मिंगदू सिटी के उस होटल में पहुँचते हैं जहाँ सभी टीम्स की रहने की व्यवस्था है, तो वहाँ उनकी मुलाकात तांग्या से होती है। विवेक तो अभी उससे मिलकर सबसे ज्यादा खुश था, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तभी तांग्या उस पर हमला कर देती है, जिससे विवेक को बहुत सीरियस चोट आई थी। वैसे यहाँ तांग्या के अटैक के एनर्जी से ये चीज पता चल चुकी थी कि तांग्या ने हॉली स्पिरिट चर्च को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि इन्हें इसका कारण नहीं पता, पर ये बहुत ज्यादा सीरियस चीज। इस वजह से युहाओ और वेंगडोंगर दोनों स्टार लुओ एम्पायर की प्रिंसेस जियो जियो से इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं। तो अभी इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि युहाओ और वेंगडोंगर ने उन्हें सारी बातें बता दी थी। हालांकि उसी समय बाहर से एक आवाज आती है कि प्रिंसेस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इस आवाज को सुनकर युहाओ पहचान जाता है कि ये वेनर की आवाज है। वो कहता है कि वेनर यहाँ क्या कर रही है, क्या आप उसे जानती हो। जिस पर जियो जियो कहती है कि हाँ बिल्कुल, वेनर तियानहुन एम्पायर की प्रिंसेस है और वो यहाँ अलाइड कंपटीशन की कोई बात मुझसे करना चाहती थी, शायद इसलिए यहाँ आई है। अब ये सुनकर तुरंत ही वेंगडोंगर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि क्या आप उन्हें भी अंदर बुला सकती हो, हम इस बारे में उनसे भी बात करना चाहते हैं, साथ ही मुझे उन्हें भी एक ट्रेजर दिखाना है। अब इसके बाद यहाँ उन्होंने वेनर को अंदर बुला लिया था। वेनर वहाँ आती है और युहाओ को देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर युहाओ कहता है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। हालांकि उससे पहले हमारे पास तुम्हें बताने के लिए एक दूसरी बात है। अब बाद में सभी वेनर को वो सारी बातें बताते हैं, जो सुनकर वेनर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो सारी बात सुनकर कहती है कि अगर सच में सन एंड मून एम्पायर और हॉली स्पिरिट चर्च के लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो अगर वॉर हुई तो इसमें हमारी कंट्रीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है, जिससे निकल पाना लगभग हमारे लिए नामुमकिन सा होगा। अभी इतना कहते हुए वो जियो जियो से पूछती है कि आपने क्या फैसला लिया है, हम इस चीज पर क्या करने वाले हैं। जिस पर जियो जियो कहती है कि हमें मिलकर काम करना होगा, मैं जल्दी ही एम्पायर को सारी जानकारी दे दूंगी। अगर हम सभी अपनी अपनी फोर्स ज्वाइन कर ले तो फिर हमारे जीतने के थोड़े चांसेस बढ़ सकते हैं। वैसे अब तभी वेंगडोंगर उठकर कहने लगी कि हम यहाँ हाथ मिलाने के लिए ही आए थे, लेकिन हम श्रेक एकेडमी की तरफ से नहीं आए हैं, बल्कि हम तांग सेक्ट की तरफ से खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अभी इस चीज को सुनकर जियो जियो थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि उससे ज्यादा पता नहीं है। लेकिन तभी वेंगडोंगर अपने पास से एक सोल गाइड वेपन निकालती है। साथ ही वो बताती है कि ये एक लेवल 4 का कस्टमाइज सोल गाइडेंस टूल है, जिसे खुद युहाओ ने डेवलप किया था। हालांकि अब इसकी पावर को मॉडिफाई कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये लेवल 6 के सोल गाइडेंस टूल की तरह काम कर सकता है। साथ ही वो बताती है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रिवर्स की जा सकती है, जिसकी वजह से ये खुद में ही और ज्यादा स्पेशल बन जाता है। हालांकि तभी युहाओ कहने लगता है कि हम ये यहाँ पर सिर्फ आपको इसलिए देने लाए हैं जिससे कि आप इसकी अच्छी तरह से स्टडी
स्टडी कर सके, ताकि आप जान पाए कि ये किस तरह से बना है, और इसके बाद अगर आपको लगे तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। साथ ही आप आराम से डिस्कशन कीजिए कि हमें क्या करना है। जब आप फैसला बना ले तो हमें बता दीजिएगा। इतना कहने के बाद अब वेंगडोंगर उसे वहाँ से ले जाती है। अभी जब वो वापस लौट रहे थे तब युहाओ वेंगडोंगर की तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ पर तुम्हारे नेगोशिएशन की वजह से ही हमें 2 और कंट्रीज का साथ मिल चुका है। साथ ही हमने उन्हें हमारा सोल गाइडेंस वेपन भी दिखा दिया। उसे स्टडी करके जब उन्हें पता चलेगा कि वो कितना काम का चीज़ है तो इससे हमें और नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। जिस पर वेंगडोंगर कहने लगती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें कस्टमर भी मिल रहे हैं और साथ ही हमारी सोल गाइडेंस टूल की प्रोडक्शन भी चालू हो चुकी है। टीचर जुआन पूरी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही अगर हम और ज़्यादा पावरफुल वेपन्स बनाना शुरू कर देंगे फिर हम और कई सारी जगहों को टारगेट बना सकते हैं। उसके बाद तो सन एंड मून एकेडमी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हालांकि युहाओ उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि ये सारा काम मुझे करना चाहिए था, लेकिन इस कंडीशन की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा और सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ रहा है। जिस पर वेंगडोंगर कहने लगती है कि कोई बात नहीं, ये काम मैंने खुद चुना है और वैसे भी हाउतियान सेक्ट और तांग सेक्ट मेरे लिए अलग अलग नहीं है। हालांकि तभी वो उठकर कहने लगती है कि मुझे चिंता बस कल की है, क्योंकि कल से एलाइड कंपटीशन ऑफिशियली शुरू होने वाली है, लेकिन तुम्हें रिकवर करने में अभी भी 10 दिन लगेंगे। वैसे अब इसके बाद सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां न्यूज़ में उस एलाइड कंपटीशन के शुरू होने की खबर फैल चुकी थी। वहां जहां वो कंपटीशन होने वाला है उस जगह पर भीड़ लग चुकी थी और एक एक कर कर नई नई टीम्स आते जा रही थी। बीच में हम यहाँ जियो जियो और विनर की टीम को भी देखते हैं। हालांकि इसके बाद अब तांग सेक्ट की बारी आती है। यहाँ अभी आगे आते वक्त युहाओ वेंगडोंगर से कह रहा था कि तुम्हारी ही वजह से हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में जब कल रात ये दोनों वहाँ विनर और जियो जियो के पास गए थे अपने उस आर्टिफैक्ट को दिखाने के लिए, तब कुछ देर बाद इन्हें कांटेक्ट किया गया और इन्हें बताया गया कि इन्हें दोनों ही जगह से ऑर्डर मिल चुका है। हर महीने कुछ सेम वैसे ही सोल गाइडेंस टूल दोनों जगह पर सप्लाई करने हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये चीज़ ऑफिशियली अनाउंस हुई है, इस वजह से इन्हें आगे और कस्टमर भी मिलेंगे। वैसे अभी युहाओ की तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से ये सारा काम वेंगडोंगर ही संभालने वाली है। वीवी ने युहाओ से कहा था कि जब तक वीवी रिकवर नहीं कर रहा तब तक यहाँ गेम के जो डिसीजन है वो युहाओ को ही लेने होंगे, जिसके लिए युहाओ ने हाँ कर दी थी। वैसे अभी यहाँ हम देखते हैं कि जब सन एंड मून एकेडमी भी आ चुकी है, इसके बाद सभी को बताया जा रहा है कि इस बार टोटल 167 टीम्स ने हिस्सा लिया है। अभी इतने सारे लोगों को यहाँ देखकर शाओ शाओ कह रही थी कि इस बार का कंपटीशन पिछली बार के कंपटीशन से ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये जगह भी पहले से बड़ी है और साथ ही इस बार लोगों की गिनती भी बहुत ज़्यादा है। वैसे इसके बाद अब प्रिंस के वहाँ आने की अनाउंसमेंट होती है। साथ ही हम देखते हैं कि नीचे वो बैटल ग्राउंड जो कि पहले सभी को दिखाया जा रहा था वो भी वापस नीचे की तरफ जाने लगा है, क्योंकि यहाँ प्रिंस के साथ उसकी पूरी आर्मी और साथ ही वो वेपन्स जो कि लोगों को दिखाना चाहता है वो सब भी आने वाले हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े टैंक्स आ रहे थे, साथ ही प्रिंस भी खुद एक बहुत बड़ी गाड़ी में आ रहा था। ये चीजें सिर्फ दिखाने के लिए जिससे कि लोगों को इनकी ताकत का पता चल सके। हालांकि इस सब के बाद प्रिंस वहाँ ऊपर अपनी जगह पर आकर बैठता है, पर जब युहाओ उस तरफ देखता है तो उससे वहाँ वही लॉन्ग शाओ दिखाई देते हैं जिनसे वो पहले मिल चुका है। ये जेंग के साथ युहाओ पर हमला करने के लिए आए थे। जब युहाओ अपनी श्रेक एकेडमी लौट रहा था, इन्हें यहाँ देखकर ये चीज युहाओ के लिए कंफर्म हो चुकी थी कि लॉन्ग शाओ और प्रिंस तियान रैन मिले हुए हैं, और इससे ये चीज़ भी कंफर्म हो जाती है कि सन एंड मून एकेडमी ने सच में हॉली स्पिरिट चर्च के लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। वैसे इसके बाद अब वहाँ पर ऑरेंज की एंट्री होती है। वो यहाँ आगे आकर प्रिंस की तरफ से सभी का वेलकम करती है और इसके बाद इस एलाइड कंपटीशन को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ नीचे एक बहुत बड़ा सोल गाइडेंस
गाइडेंस टूल लगा हुआ था जो कि इस अनाउंसमेंट के बाद एक्टिवेट हो जाता है। ये सिर्फ शो ऑफ के लिए था। असल में उस अनाउंसमेंट के बाद इस सोल गाइडेंस टूल में एनर्जी फ्लो करना शुरू कर दी गई थी, जिससे वहाँ ऊपर की तरफ लगा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ग्लो करने लग जाता है जो कि सन की तरह दिख रहा था। इसका मतलब वो सन एंड मून एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से यहाँ जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई थी वो जोर जोर से सन एंड मून एम्पायर का नाम चिल्लाने लगी थी। इसी से पता चलता है कि ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ अपना नाम बड़ा कराने के लिए किया है। वैसे अब टियानड्रेन सभी को बैठने को कहता है और इसके बाद कंपटीशन को स्टार्ट करवाता है। यहाँ नीचे होस्ट ने पहला मैच अनाउंस कर दिया था। अभी नॉकआउट्स राउंड होने वाला है। पहले राउंड में यहाँ पहला मैच सन एंड मून एकेडमी की टीम का होगा जो कि लड़ने वाले हैं ड्रैगन स्लेइंग टीम से जो कि दोलिंग एम्पायर से है। वैसे अब दोनों ही टीम यहाँ बैटल एरिना में आने लगी थी। ये जगह बहुत बड़ी है। वैसे तो पहला राउंड नॉकआउट्स राउंड है, लेकिन इसके रूल्स पिछली बार से बहुत ही अलग थे। वेंगडोंगर ने ये सारे रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, इसलिए वो सभी को बता रही थी कि इस बार के नॉकआउट्स राउंड के रूल्स को चेंज कर दिया गया है। वो बताती है यहाँ दोनों ही टीम्स के एक एक पर्सन आगे आकर फाइट करेंगे, जहाँ जब एक टीम का मेंबर सामने वाले की एक टीम मेंबर को हराएगा तो दूसरी टीम से दूसरा मेंबर आगे आ सकता है। इस तरह से एक मेंबर को हराने के लिए 1 पॉइंट मिलेंगे, मतलब 7 लोगों को हराने से 7 पॉइंट, और 7 मेंबर को हरा देने के बाद यहाँ टीम के अकाउंट में टोटल 5 पॉइंट्स जुड़ जाएंगे जो कि ओवरऑल पॉइंट्स होंगे। और कमाल की बात ये है कि जब तक कोई भी टीम 7 पॉइंट से नीचे नहीं जाती तब तक किसी दूसरी टीम को मौका नहीं मिल सकता। इससे मैं अगर थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी सन एंड मून एकेडमी वहाँ फाइट करने के लिए आई है, तो यहाँ जिसे वो पहले भेजेंगे अगर वो 7 लोगों को हराने से पहले खुद आउट नहीं होती तो इससे उनकी टीम को वो 5 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही, पर साथ ही जो अगला नॉकआउट्स मैच होगा उसमें भी सन एंड मून एकेडमी ही यहाँ पर रहेगी। और इसी की वजह से यहाँ शुरुआत में ही सन एंड मून एकेडमी को बुलाया गया है, क्योंकि ये सारी सोची समझी साजिश है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये पॉइंट्स कमाने का बहुत ही आसान और अच्छा मौका है। वो शुरुआत में ही कई टीम्स को हराकर अच्छे खासे पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे अब होस्ट यहाँ पर सन एंड मून एकेडमी की टीम की तरफ से होंगचंग को बुलाते हैं और वहाँ सामने से फेंग को, दोनों ही अभी आमने सामने थे। यहाँ सन एंड मून एकेडमी की तरफ से जब होंगचंग को चुना गया था तो ये देखकर जू शनशी कह रहा था कि इन लोगों ने बिल्कुल सही फैसला लिया। उसे याद है कि पिछली कंपटीशन के दौरान वो अपने कमजोर मेंबर को आगे भेजते थे जिससे कि वो सब मैच जीते, तो लोगों को पता चले कि जब इन लोगों के कमजोर खिलाड़ी ही सामने वाली टीम को हरा सकते हैं तो स्ट्रॉन्ग वाले कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। जबकि इस बार यहाँ शुरुआत में ही उन्होंने अच्छे मेंबर को भेजा, क्योंकि यहाँ पर एक भी मैच हारना उनकी गलती हो सकती है। हालांकि अभी ये लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस तरफ फेंग अपनी मार्शल स्पिरिट को तुरंत ही बाहर निकाल लेता है और खुद की 5th सोल रिंग की पावर की मदद से हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि जब वो हमला कर रहा था तब उस दौरान होंगचन यहाँ उसके हमले से बचते हुए छलांग लगाती है। हम देखते हैं कि उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, मतलब उसने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी, जहाँ वो अपनी स्पिरिट पावर की मदद से फेंग के बीस्ट और साथ ही फेंग की बॉडी दोनों को ही पूरी तरह से फ्रीज कर देती है, जिसके बाद फेंग अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। वो वहीं नीचे गिर जाता है और होस्ट अनाउंस कर देता है कि ये फर्स्ट इंडिविजुअल मैच सन एंड मून एकेडमी ने जीत लिया है। वैसे इसके बाद अब वो ड्रैगन स्लेइंग टीम के दूसरे मेंबर को आगे बुलाते हैं। वो यहाँ आगे बढ़कर जब हमला कर रहा था तो होंगचन इस वक्त अपनी तलवार की मदद ले रही थी। वो यहाँ उसके हमलों से बचते हुए पीछे आती है और छलांग लगाते हुए अपनी तलवार से कुछ स्वॉर्ड स्ट्राइक्स अटैक कर देती है, जिसमें उसने आइस एनर्जी का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि वो लड़का उन अटैक से बच जाता है और यहाँ क्लोज रेंज में फाइट करने के लिए आ जाता है।
अभी जब वो हमला कर रहा था तभी होंग चैन भी हमला कर रही थी, लेकिन होंग चैन का हमला लगे इसके पहले ही उसके अटैक को रोकने के लिए वो लड़का अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। लेकिन होंग चैन का ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि यहाँ उसके एक ही हमले ने उस लड़के को और उसकी मार्शल स्पिरिट दोनों को ही हरा दिया था। इसके बाद अब तुरंत थर्ड मैच शुरू होता है। जो थर्ड ओपोनेंट था वो थोड़ा समझदार था, वो आते वक्त ही अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था और पूरी तरह से तैयार था होंग चैन पर हमला करने के लिए। लेकिन अब होंग चैन भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालती है और चारों तरफ पॉइजनस फॉग फैला देती है। उस फॉग के कारण आसपास देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन होंग चैन को इस चीज की प्रैक्टिस है, इसलिए वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए उस लड़के पर हमला कर देती है। यहाँ हमला करते हुए उसने उस लड़के को एरिना से बाहर फेंक दिया था। इसका मतलब वो भी एलिमिनेट हो चुका है और यहाँ होंग चैन ने ये तीसरा मैच भी जीत लिया है। इस चीज से अभी सारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा हैरान थी और जोर जोर से सन एंड मून एकेडमी को चीयर कर रही थी। हालांकि अब बाकी सारे मैचेस जल्दी जल्दी काउंट होते हैं, वो एक एक करके सारे मैचेस जीत लेती है। उसने 7 पॉइंट्स अकेले कैप्चर कर लिए थे। इस चीज से शुरुआत में ही सन एंड मून एकेडमी ने अपनी बहुत अच्छी इमेज बना ली थी। वैसे अभी जब सब लोग चीयर कर रहे हैं तभी वहां से काइतू अपने टीममेट से कहता है कि हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ड्रैगन स्लेइंग टीम कमजोर टीम नहीं, ये ताकतवर थे और ये जानते थे कि किस तरह से फाइट करनी है। लेकिन फिर भी ये होंग चैन को नहीं हरा पाए, जिस पर वेंगडोंगर भी कहने लगती है कि इन 5 सालों में सन एंड मून एकेडमी की टीम ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल की है और ये लोग भी यहाँ जीतने के लिए ही आए हैं। वैसे अभी युहाओ कह रहा कि हमारा कंपटीशन कल होगा, इसलिए अभी हमें सिर्फ बाकी मैचेस पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमें हमारे ओपोनेंट्स की पावर के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल सके। वैसे इसके बाद अब ये लोग फाइट देखना कंटिन्यू करते हैं और सीन सीधा शाम पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि अभी युहाओ, वेंगडोंगर और शाओ शाओ बैठकर बात कर रहे थे। यहाँ उनकी बातों से हमें आज के कंपटीशन के बारे में भी थोड़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं। वेंगडोंगर कह रही थी कि इस बार का ये रूल बहुत ज़्यादा बेकार है। वो यहाँ बात कर रही थी उस रूल की जिसकी वजह से हर एक टीम ज्वाइन कर सकती है। पहले भी बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट निकाली जाती थी पर सिर्फ मेजर टीम्स को ही ज्वाइन करने दिया जाता था। लेकिन वेंगडोंगर बताती है कि अब हर एकेडमी और हर अपनी एक एक टीम भेज सकता है। इसी वजह से कुछ ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग टीम्स पहले ही मैच से एलिमिनेट हो चुकी है। अभी शाओ शाओ भी इस चीज पर सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और तो और वेनर और मूशु जो कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी एक सेक्ट की तरफ से खुद की टीम बना ली है। वैसे उस सेक्ट का नाम स्नो डीमन सेक्ट है। वैसे अब तभी युहाओ कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम होंग चैन की पावर से इतना ज़्यादा हैरान हो। ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि जिस तरह से युहाओ और काइतू वहाँ सन एंड मून एकेडमी गए थे, वैसे ही होंग चैन भी यहाँ एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर आई थी। उतने टाइम में वेंगडोंगर के पास अच्छा मौका था होंग चैन को ऑब्जर्व करने का। वेंगडोंगर कहती है कि हाँ, मैंने उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया, लेकिन उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। वो भले ही एक सोल मेंटोर है, लेकिन फिर भी वो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में बहुत ही माहिर है। मुझे इन 3 सालों में बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो हमसे कुछ छुपा रही थी। वैसे अब तभी शाओ शाओ कहने लगती है कि वो ताकतवर है, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ें छुपाने में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। वो बता रही थी कि उसके हिसाब से होंग चैन करीबन 65 लेवल पर तो होगी ही। वैसे ये सारी बातें कहते हुए शाओ शाओ ने वहाँ सामने टेबल पर रखी वो मिठाई बहुत ज़्यादा खा ली थी, जो कि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए लास्ट पीस यहाँ वेंगडोंगर उठा लेती है। हालांकि तभी उसके हाथ से वो मिठाई होंग चैन ने ले ली थी। वो यहाँ उनसे कहती है कि कमाल है, लगता है तुम मेरे ही बारे में बात कर रहे हो। वो वेंगडोंगर से कह रही थी कि मैं थोड़ी सी हैरान थी
कि तुमने श्रेक एकेडमी की तरफ से लड़ना नहीं चुना। मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि तुम तांग सेक्ट की तरफ से लड़ रही हो। हालांकि फिर वो कहने लगती है कि तांग सेक्ट मुझे नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। फिर वो एक्टिंग करते हुए बोलती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, ये तो वही सेक्ट है ना जिसे 4000 साल पहले हमारे सन एंड मून एम्पायर ने हराया था। अभी ये चीज सुनने के बाद शाओ शाओ, वेंगडोंगर और युहाओ तीनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वेंगडोंगर तो तुरंत ही खड़े होकर कह पड़ती है कि तांग सेक्ट की क्या पावर है, ये चीज हम तुम्हें आने वाले मैचेस में दिखाएंगे। हालांकि युहाओ कहता है कि वेंगडोंगर अभी के लिए चुप हो जाओ। वैसे जब युहाओ ये चीज बोलता है तो इससे होंगचन का ध्यान यहाँ युहाओ पर जाता है। वो युहाओ को देखकर हैरान थी। वो कहने लगती है कि तुम्हें ये क्या हुआ है। हालांकि युहाओ इस चीज पर जवाब नहीं देता और वेंगडोंगर यहाँ उसे ले जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि 4000 साल पहले भी सन एंड मून एम्पायर को ही घुटने टेकने पड़े थे और इस बार भी उससे ही घुटने टेकने पड़ेंगे। हालांकि युहाओ कहता है कि बस अब बहुत हुआ और कुछ मत कहो, और इसके बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। वैसे अभी होंगचन थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन तभी शाओ शाओ होंगचन से कहती है कि अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकती तो अपना मुंह बंद रखा करो, और इसके बाद वो भी वहां से चली गई थी। तभी वहां पर जियाओ आता है जो कि यहाँ सन एंड मून एकेडमी की टीम का कैप्टन है। वो यहाँ युहाओ के इस हालत से खुद भी हैरान था। हालांकि वो कह रहा था कि मेरा मेन ओपोनेंट युहाओ था, मैं उसी से इस कंपटीशन में फाइट करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरे ओपोनेंट कहलाने के लायक बचा है। और बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।